सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट जहां में। तो गाइज आप लोग के लिए मैं लेकर आई हूँ यूपी कांस्टेबल की नई भर्ती 2025 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गाइज। और ये आज आपका प्रैक्टिस सेट 1 है। और यहाँ से रिलेटेड जितना भी मैं पॉइंट बताऊंगी सारे आपके प्रीवियस ईयर सेट के अकॉर्डिंग इसे तैयार किया गया है। तो प्लीज आप सभी इसका नोट जरूर बनाइएगा एंड कोशिश करिएगा रिवीजन करने का, क्योंकि नोट बनाइए और रिवीजन करिए, क्योंकि यही एक चीज है जो आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर जो है ये कितनी है, ये आपको बताना है। यानी कि आपको बताना है भारत की साक्षरता यानी कि लिटरेसी रेट। तो कितना है ऑप्शन? ये आपसे बोल रहा है कि 74.80% या ऑप्शन बी 74.04% या ऑप्शन सी 74.60% या ऑप्शन डी 74%। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74.04% जो है ये भारत की कुल लिटरेसी रेट है, ठीक है ना, साक्षरता दर है। इसमें से ये भी पूछा जाता है कि महिला और पुरुष की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है महिला महिला की याद रखिएगा और दूसरा आपको पुरुष का याद रखना है, पुरुष की साक्षरता दर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं महिला की साक्षरता दर की बात करूँ तो इसमें महिला की साक्षरता दर कितनी है गाइस, तो याद रखिएगा महिला की है 65.46%। 65.46% जो है ये महिला की लिटरेसी रेट है। और पुरुष की अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा 82.14% है। 82.14% है, ठीक है ना। ये भारत की साक्षरता दर की बात की हूँ, ठीक है ना। याद रखिएगा ये जो है भारत की साक्षरता दर की मैं बात की हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ गाइस तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि सबसे सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। सबसे अधिक साक्षरता राज्य, ठीक है ना। तो ये आपका कौन सा है, तो सबसे अधिक साक्षरता राज्य जो है वो है केरल, ठीक है ना। यहाँ की अगर मैं लिटरेसी रेट की बात करूंगा तो याद रखिएगा यहाँ की लिटरेसी रेट जो है यानी साक्षरता दर है वो 94% है, ठीक है ना। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ कि जो है आपका जो है कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो वो है आपका बिहार। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, बिहार। बिहार की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ की लिटरेसी रेट कितनी है बिहार की, तो बिहार की है 61.8%, ठीक है ना। 61.8% जो है ये बिहार की साक्षरता दर है, ठीक है। तो ये दो राज्य याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपको याद रखना है कि अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि ग्रामीण क्षेत्रों की साक्षरता दर कितना है और शहरी क्षेत्रों की साक्षरता दर कितना है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। तो एक आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो है ग्रामीण साक्षरता दर लिख लीजिए, ठीक है ना, साक्षरता दर। तो ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है गाइस, तो ग्रामीण साक्षरता दर जो है वो है आपका 68 पॉइंट जो है 84% है, ठीक है ना। 68.84% जो है ये ग्रामीण साक्षरता दर है। और जो है ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा, ठीक है ना। ग्रामीण साक्षरता दर कितना है, तो ये है 68.84%। और यहीं पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा शहरी साक्षरता दर कितनी है, शहरी साक्षरता दर। तो ये आपको याद रखना है, शहरी साक्षरता दर जो है वो है आपका 31.16%, 31.16% है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो है, यहाँ पे मैं भारत की बता दी हूँ, सबसे अधिक केरल का है, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य जो है ये आपका बिहार है, ठीक है। इसके बाद जो है तीसरा पॉइंट याद रखिएगा ग्रामीण साक्षरता दर। चौथा पॉइंट आपको याद रखना है शहरी साक्षरता दर। अब यहाँ पे जो है एक आपको उत्तर प्रदेश का भी आप याद रख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का आपको क्या याद रखना है, उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की जो है वो कुल साक्षरता दर कितनी है, कुल साक्षरता, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की जो कुल साक्षरता दर है वो है 67.68%, ठीक है ना। 67.68% जो है ये उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर है। जिसमें से अगर मैं बात करूं कि इसमें जो है महिला और पुरुष कितने हैं, तो याद रखिएगा महिला की अगर मैं बात करूं, महिला महिला साक्षरता दर कितनी है, तो महिला साक्षरता दर है ये है आपका 57.20%, ठीक है ना, 57.20%।
20% ये महिला का है। और वहीं अगर मैं पुरुष की बात करूं, उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर है 77 पॉइंट जो है 77.26%। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि जो है उत्तर प्रदेश का पूछा जाता है कि कौन सा जो है जिला जो है सबसे अधिक साक्षर है, तो याद रखिएगा ये जो है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर जिला जो है याद रखिएगा अधिक साक्षर है, अधिक साक्षर है, साक्षरता वाला है। ठीक है, और ये जो है आपका जो है एक और है आपका कौन सा है, श्रावस्ती जिला, श्रावस्ती जिला। तो श्रावस्ती जिला जो याद रखिएगा ये निम्न साक्षरता वाला है। उत्तर प्रदेश का निम्न साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो याद रखिएगा ये है आपका श्रावस्ती। ठीक है, अगर ये गौतम बुद्ध वाला जो है यहाँ पे जो है सबसे अधिक है, तो यहाँ की कितना है, तो यहाँ की जो लिटरेसी रेट है guys, याद रखिएगा वो है 82.14% है। ठीक है ना, और वहीं अगर मैं श्रावस्ती की अगर मैं बात करूँ, तो श्रावस्ती की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ कितना है, तो इस श्रावस्ती में है 65.46%। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पूरा डेटा लिखा दी हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूरी तरह भारत में बहती है। तो ये पूछ रहा है कि भारत की कौन सी नदी है जो सबसे, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, वो नदी आपको बतानी है जो पूरी तरह से ये भारत में बहती है। ठीक है ना, ये कहीं और नहीं बहती है। तो गंगा, यमुना, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। और बहुत लोगों को लगेगा इसका आंसर गंगा होगा। गंगा नहीं होगा, क्योंकि गंगा जो है ये आपके भारत में तो बहती है, लेकिन इसका साथ साथ जो है ये बांग्लादेश में भी बहती है। ठीक है ना, और यमुना की अगर मैं बात करूंगी तो यमुना जो है ये गंगा की सहायक नदी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोदावरी। ठीक है ना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र जो है ये तिब्बत में भी बहती है, इसके बाद भारत में भी बहती है और बांग्लादेश में भी बहती है, और गंगा भारत और बांग्लादेश में बहती है। ठीक है, तो ये गोदावरी जो है ये पूरी तरीके से भारत में ही बहती है। ठीक है ना, तो चलिए गोदावरी के बारे में एक एक पॉइंट को देखेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि गोदावरी नदी का उद्गम, ठीक है, तो गोदावरी नदी का उद्गम जो है ये कहाँ से होता है guys? तो याद रखिएगा गोदावरी नदी का उद्गम जो है ये आपके जो है तिरमकेश्वर से होता है। ठीक है ना, तिरमकेश्वर। ठीक है ना, तिरमकेश्वर आपका कहाँ है guys? तो याद रखिएगा ये है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नासिक जिला। ठीक है, और त्र्यंबकेश्वर की अगर मैं बात करूंगा तो याद रखिएगा ये एक ज्योतिर्लिंग मंदिर है। ठीक है ना, और इसमें एक कुंड है, यहीं से जो है गोदावरी नदी निकलती है। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो है ये कहाँ है, तो महाराष्ट्र के नासिक जिले में। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो याद रखिएगा कि ये जो है भारत में बहने वाली जो है सबसे लंबी नदी है, ये पॉइंट तो आपको याद रखना है। भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी। ठीक है, तो भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो पहले इसका लंबाई याद रख लीजिएगा कि इसकी लंबाई कितनी है गोदावरी नदी की। तो याद रखिएगा इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। ठीक है, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा तो याद रखिएगा इसका बहाव आपको याद रखना है कि ये कौन कौन से राज्य में होकर बहती है। तो सबसे पहले जो है ये महाराष्ट्र में तो ये स्टार्ट ही होती है, तो पहला राज्य आपको महाराष्ट्र का रखना है कि ये महाराष्ट्र से तो ये शुरू ही होती है। तो ये महाराष्ट्र में बहती है, महाराष्ट्र से बहते हुए ये तेलंगाना में जाती है, तेलंगाना में, तेलंगाना से बहते हुए ये जाती है आंध्र प्रदेश में। ठीक है,
आंध्र प्रदेश में बहते हुए ये जाती है आपके जो है कहाँ, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है, ठीक है। तो ये इसका बहाव है। इसके अलावा याद रखिएगा कि ये जो गोदावरी नदी है इसे जो है, याद रखिएगा इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण गंगा कहा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद इसकी लंबाई आपको लिखाई दी हूँ। इसके बाद आपको याद रखना है कि इसकी जो है कुछ सहायक नदियां हैं, ठीक है ना। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हो गई, तो जैसे मंजीरा, इंद्रावती या फिर साबरी नदी जो है ये गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है। तो थोड़ा सा गंगा नदी के बारे में भी बात कर लेते हैं गाइस। तो गंगा नदी की जो है ये लंबाई कितनी है, गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर, ठीक है ना। 2525 किलोमीटर है। लेकिन ये सिर्फ भारत में नहीं बहती है। ये कहाँ बहती है, तो ये आपको याद रखना है, ये भारत भारत और बांग्लादेश में बहती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिर्फ मैं ये लिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इसके बाद जो याद रखिएगा, यमुना की अगर मैं बात करूँ तो यमुना की जो है लंबाई कितनी है, तो याद रखिएगा यमुना नदी की जो लंबाई है वो है आपका कितना है, 1376 किलोमीटर है, ठीक है ना। 1376 किलोमीटर है। और याद रखिएगा ये जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी, ठीक है। और लास्ट आपका ब्रह्मपुत्र बचता है, तो सिर्फ मैं ब्रह्मपुत्र की लिखा देती हूँ। ब्रह्मपुत्र की जो है ये लंबाई कितनी है, तो ब्रह्मपुत्र की जो लंबाई है वो है आपका 2900 किलोमीटर, ठीक है ना। ये सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तरफ नदी और एक तरफ लंबाई देके और फिर मिलान करने के लिए दे देता है। तो इस तरीके से भी याद रखिएगा। और ब्रह्मपुत्र के बारे में लिख लीजिएगा, यहाँ पे तो जगह नहीं है। तो ब्रह्मपुत्र जो है ये कहाँ कहाँ से बहती है, तो तिब्बत से ये स्टार्ट होती है। तिब्बत से बहते हुए ये भारत से बहते हुए ये कहाँ जाती है, बांग्लादेश में जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में बोक्सा जनजाति किस जनपद में पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश में बोक्सा जनजाति जो है ये बहराइच और लखीमपुर में, बिजनौर और आगरा में, सोनभद्र और मिर्जापुर में, लखीमपुर खीरी या फिर बहराइच में। तो गाइस याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है ये बिजनौर और आपके जो है आगरा में जो है ये बोक्सा जनजाति सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोक्सा जनजाति के बारे में आपको क्या याद रखना है, बोक्सा जनजाति के बारे में आपको याद रखना है कि ये जो है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के जो है सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है ना। ये जो है आपके उत्तराखंड उत्तराखंड और आपके उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। सीमावर्ती सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो बाकी अगर मैं बात करूँ जैसे, और यहाँ कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, जैसे कि सोनभद्र और मिर्जापुर में जो है गाइस याद रखिएगा यहाँ कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो यहाँ याद रखिएगा यहाँ जो है गोंड जनजाति पाई जाती है, ठीक है ना। सोनभद्र और मिर्जापुर में जो है गोंड जनजाति यहाँ सबसे ज्यादा पाई जाती है। और याद रखिएगा ये जो है आपके गोंड चित्रकला जो है ये लोग करते हैं, गोंड जनजाति के द्वारा ही किया जाता है, जो दीवारों पे रंगीन चित्र बनाते हैं। तो गोंड जनजाति कहाँ पाया जाता है, उत्तर प्रदेश के जो है ये सोनभद्र और मिर्जापुर और एक चंदौली में भी ये पाया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूँ जैसे थारू जनजाति, तो थारू जनजाति जो है ये आपका कहाँ पाया जाता है, लखीमपुर खीरी और बहराइच में जो है, लखीमपुर खीरी और बहराइच में जो है याद रखिएगा ये आपका जो है कौन सी जनजाति पाई जाती है, ये पाई जाती है थारू जनजाति। तो थारू जनजाति के बारे में एक चीज आपको याद रखना है कि ये जो है थारू जनजाति जो है ये तराई क्षेत्रों की जनजाति है, ठीक है ना, याद रखिएगा। थारू जनजाति जो है याद रखिएगा ये
तराई क्षेत्रों की तराई क्षेत्रों की जनजाति है, ठीक है ना, ये तराई क्षेत्रों में पाई जाती है थारू जनजाति, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, एक आपका कौन सा आता है, एक आपका आता है, एक और याद रखिएगा, जैसे कोल जनजाति, ठीक है ना। एक और आपको कौन सा याद रखना है, कोल जनजाति। तो कोल जनजाति की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कोल जनजाति, ठीक है। तो कोल जनजाति जो है ये कहाँ पाई जाती है, तो कोल जनजाति जो है ये चित्रकूट और आपका कौन सा हो गया, चित्रकूट और बांदा में पाई जाती है, ठीक है ना। चित्रकूट और कहाँ पाई जाती है, बांदा में, ठीक है। यहाँ कोल जनजाति पाई जाती है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। जैसे इस ये सारे पॉइंट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सी जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि भीमबेटका के शैलाश्रय किस पर्वत की तलहटी में स्थित है। तो भीमबेटका की शैलाश्रय जो है वो किस पर्वत की तलहटी में स्थित है, जाकर में, सतपुड़ा में, विंध्यन में या फिर पीर पंजाल में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है विंध्यन में स्थित है, ठीक है ना। किस पर्वत की तलहटी में स्थित है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये विंध्यन, ठीक है ना, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद भीमबेटका की अगर मैं बात करूं कि इसका जो है खोजकर्ता कौन है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसके खोजकर्ता कौन है, इसके खोजकर्ता है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वानक्कर, ठीक है ना। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर, ठीक है ना। और इन्होंने कब की थी, 1957 से 58 के बीच में इसकी खोज की थी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा तो याद रखिएगा भीमबेटका की गुफा को यूनेस्को में भी इसे जो है मान्यता मिली, ठीक है ना। तो यूनेस्को में इसे कब शामिल किया गया, तो 2003 में ये घोषित किया गया। इसके बाद अगर हम बात करें कि भीमबेटका की गुफा जो है ये कौन से राज्य में स्थित है, तो भीमबेटका की गुफा जो है ये मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के जो है ये रायसेन जिले में स्थित है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के कौन से जिले में, रायसेन जिले में स्थित है, रायसेन जिले में, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक पूछा जाता है कि इसके जो रंग बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, रंग बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके रंग कैसे बनाए जाते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जैसे कि अगर मैं बात करूं लाल और गेरुआ कलर, लाल और गेरुआ, ठीक है। तो लाल और गेरुआ जो बनाया जाता है ये कलर बनाया जाता है मिट्टी और खनिजों से, ठीक है ना। लाल और गेरुआ जो बनाया जाता है guys, याद देखिएगा, ये बनाया जाता है मिट्टी, मिट्टी और खनिजों से, खनिजों से, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जैसे और कौन सा कलर हो गया, सफेद कलर। तो सफेद कलर जो बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है, तो सफेद कलर बनाया जाता है चूना पत्थर या फिर राख से, चूना पत्थर, चूना पत्थर या फिर राख से, ठीक है, सफेद कलर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जैसे अगर मैं बात करूं और कौन सा कलर है, जैसे कि पीला कलर, ठीक है ना। पीला कलर जो है ये किससे बनाया जाता है, इसे याद रखिएगा, पीला कलर जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है ये जो है पौधे और फूलों से, पौधों पौधों और फूलों से, ताकि ये हमेशा बना रहे और ये जो इसका कलर जो है वो कभी ना जाए, इसी वजह से इस पे जो है इस तरीके से इसका कलर बनाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद जो इसकी चित्रकारी की जाती है, ये जो है आपके नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल में जो है ये आपकी भीमबेटका की गुफा है उस काल की, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 4 दिवसीय फसल कटाई उत्सव पोंगल आमतौर पर कहाँ मनाया जाता है, तो पूर्वी भारत में मनाया जाता है, दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में या फिर उत्तर पूर्वी भारत में।
तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ये पोंगल जो है ये आपके दक्षिण भारत में मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा ये बोल भी रहा है कि ये 4 दिवसीय फसल कटाई उत्सव है, तो 4 दिवसीय ये 4 दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो पोंगल जो है ये कितने दिनों तक मनाया जाता है? 4 दिनों तक मनाया जाता है। 4 दिनों तक मनाया जाता है, और इस 4 दिनों को जो है अलग अलग नाम से भी जानते हैं, मनाया जाता है। ठीक है, तो इन 4 इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, तो कौन कौन सा नाम है? तो पहला आपको याद रखना है भोगी पोंगल। दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका सूर्य पोंगल। तीसरा, तीसरे दिन को कौन से नाम से जानते हैं? तीसरे दिन को जानते हैं मट्टू पोंगल के नाम से। और चौथे दिन को कौन से नाम से जानते हैं? चौथे दिन को जानते हैं ये आपका जो है कन्या पोंगल के नाम से, कन्या पोंगल। ठीक है, तो ये 4 दिनों तक मनाया जाता है। ठीक है, और ये उत्सव जो है ये कब मनाया जाता है? तो ये उत्सव जो है ये 14 से 17 जनवरी के तक मनाया जाता है। ठीक है ना, 14 से 14 से 17 जनवरी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में ग्लाइकोलाइसिस को जन्म देता है? तो कौन सा कार्बनिक यौगिक है जो मानव शरीर में ग्लाइकोलाइसिस को जन्म देता है? फ्रुक्टोज देता है, एथेनॉल देता है, ग्लूकोज देता है, या फिर ग्लाइकोजन देता है? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन, आपका जो है ये ग्लूकोज जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा ग्लाइकोलाइसिस जो है ये एक प्रक्रिया होती है। ठीक है ना, जिसमें क्या होता है ग्लूकोज को तोड़कर जो है ये पायरुवेट और फिर एटीपी ऊर्जा बनता है। ठीक है ना, तो इस प्रक्रिया में क्या होता है ग्लूकोज टूटता है, ग्लूकोज ग्लूकोज को तोड़कर क्या बनता है? तोड़कर पायरुवेट और एटीपी बनता है, पायरुवेट और एटीपी, और एटीपी ऊर्जा बनता है। और जहां ग्लूकोज टूटता है गैस और वहां पे जो है पायरुवेट और एटीपी ऊर्जा बनता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा ये जो प्रक्रिया होती है ये प्रक्रिया कहाँ होती है ये पूछा जाता है। तो याद रखिएगा ये जो प्रक्रिया होती है ये कोशिका के साइटोप्लाज्म में होती है, कोशिका के साइटोप्लाज्म में होती है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में होती है। फ्रुक्टोज क्या होता है गाइस? फ्रुक्टोज जो होता है ये ग्लाइकोलाइसिस में प्रवेश कर सकता है। ठीक है, लेकिन जन्म नहीं देता। ये जो है याद रखिएगा ये ग्लाइकोलाइसिस में प्रवेश कर सकता है, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस में प्रवेश कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये जन्म नहीं देता है। इसके बाद अगर मैं ग्लाइकोजन की बात करूं तो ग्लाइकोजन जो होता है ये ग्लूकोज का भंडार होता है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा ये क्या होता है ग्लूकोज का भंडार होता है, ग्लूकोज का भंडारण होता है। ठीक है, इसके बाद एक कौन सा बच गया? एक आपका एथेनॉल। एथेनॉल जो है ये आपका क्या है? एथेनॉल आपका एक अल्कोहल ही होता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये एक अल्कोहल है, अल्कोहल, अल्कोहल है। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा
धनवाद ये नहीं है, तो धनवाद कौन सा नहीं है? तो सबसे पहले आपको समझना है कि धनवाद होता क्या है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे आपको समझाऊं कि धनवाद, धनवाद वो होता है जो ठोस वस्तु ठोस वस्तु को बजाकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है, ध्वनि उत्पन्न की जाती है। और याद रखिएगा ये जो है ऐसा होता है, इसमें तार नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या नहीं होता है? इसमें तार जो है वो तार नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ गाइस, तो यहाँ पे जैसे आपका ऑप्शन दिया हुआ है खरताल, मंजीरा, मृदगम और जल तरंग, इसमें से कौन सा धनवाद नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है ना। मृदगम जो है ये आपका जो है क्या है गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है ये आपका धनवाद नहीं है, ठीक है ना। मृदगम जो है याद रखिएगा ये क्या है, ये तालवाद, ठीक है। याद रखिएगा मृदगम क्या होता है, मृदगम जो है खासकर ये जो है कर्नाटक संगीत में जो है ये इसका विशेष रूप से उपयोग होता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये 2 सिरों वाला ड्रम होता है, ठीक है ना। इसका एक सिर छोटा होता है और एक सिर इसका बड़ा होता है, ठीक है ना। फिर मृदगम के बारे में इतना पॉइंट आप याद रखिएगा। और जैसे अगर मैं यहाँ पे मंजीरा की बात करूँ, तो मंजीरा का जो है याद रखिएगा ये जो है इसका सबसे ज्यादा उपयोग जो है ये कहाँ होता है, तो पूछा जाता है। तो यार देखिएगा मंजीरा का जो है सबसे ज्यादा उपयोग होगा, मंजीरा भी एक तालवाद है, ठीक है ना। मंजीरा भी एक तालवाद है, तो याद रखिएगा इसका उपयोग जो है ये भजन, आरती और याद रखिएगा कीर्तन में, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो अगला कौन सा है, अगला है जल तरंग। तो जल तरंग जो है ये आपका कौन सा है, तो जल तरंग एक स्वरवाद है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि जल तरंग जो होता है कैसे देखिएगा, ये जल तरंग मतलब क्या होता है, इसमें जो है पानी से जो जो भरा होता है एक चीनी मिट्टी का कटोरा, तो उस चीनी मिट्टी का कटोरा जो पानी से भरा होता है उसे या फिर चम्मच या फिर जो है लकड़ी से बजाया जाता है। और हर कटोरे में क्या होता है, अलग अलग मात्रा में पानी होती है, जिससे वो जो है स्वर जो है वो अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो ये जो है जल तरंग जो है ये रागों की प्रस्तुति में प्रयोग होता है, ठीक है ना। रागों के प्रस्तुति प्रस्तुति में प्रयोग होता है, ठीक है। और एक और लास्ट आपका बच गया खरताल। तो खरताल क्या होता है, लकड़ी की 2 पट्टियां होती है जिसमें जो है धातु की प्लेटें लगी होती है, ठीक है ना। और इसमें जो है इसका जो है ये आपका जो है खासकर ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ये ज्यादा रहता है। तो ये भी आपका एक तालवाद है, ठीक है ना, तालवाद है। और इसका उपयोग भी भजन कीर्तन में ही किया जाता है, ठीक है ना। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, उपयोग भजन कीर्तन, भजन कीर्तन में किया जाता है, ठीक है। अब मृदगम जो है ये इसका भरतनाट्यम, कर्नाटक ये गायन में जो है इस समय इसका ज्यादा उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? तो तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन जो है ये कनिष्क के द्वारा, कालाशोक के द्वारा, सम्राट अशोक के द्वारा या फिर अजात शत्रु के द्वारा। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बौद्ध परिषद के बारे में आपको प्रथम बताऊंगी, ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति। इसके बाद मैं बताऊंगी द्वितीय बौद्ध संगीति। इसके बाद मैं बताऊंगी तृतीय बौद्ध संगीति। और इसके बाद मैं बताऊंगी चतुर्थ बौद्ध संगीति, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में बात करेंगे। तो याद रखिएगा ये प्रथम बौद्ध संगीति जो है ये कब हुआ था, तो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। और ये किसके शासन काल में हुआ था, तो ये हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति जो है अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा ये कहाँ हुआ था गैस, तो याद रखिएगा ये राजगीर में हुआ था, ठीक है।
इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ द्वितीय बौद्ध संगीति की, तो द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? ये हुआ था 383 ईसा पूर्व में हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति, 383 ईसा पूर्व में। इसके बाद अगर मैं बात करूँ किसके का शासनकाल, ये कहाँ हुआ था पहले ये याद रख लीजिए, तो ये हुआ था वैशाली। और किसका शासनकाल था द्वितीय बौद्ध संगीति में? तो ये शासनकाल था ये काला शोक का, काला शोक का शासनकाल था। ठीक है, तो इसके बाद आ जाते हैं तृतीय बौद्ध संगीति पे। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो 250 ईसा पूर्व हुआ था। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये जो है किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में, जो कि मैंने आंसर में भी बताया। और ये जो है इसमें जो है अगर मैं बात करूँ ये कहाँ हुआ था? तो ये पाटलिपुत्र, जो कि बिहार में पड़ता है, पाटलिपुत्र। ठीक है, अब बच जाता है आपका चतुर्थ, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है ये कब हुआ था? 72 ईस्वी में। इसके बाद याद रखें तो इसमें जो है किसका शासन था? इसमें कनिष्क का शासनकाल था, कनिष्क के काल में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा कुंडल वन में, कुंडल वन, जो कि ये कहाँ पड़ता है? कुंडल वन कश्मीर में। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कौन सा भारतीय राज्य चीन, म्यांमार और भूटान तीनों देशों से सीमा साझा करता है? तो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, त्रिपुरा है या फिर मणिपुर है? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है अरुणाचल प्रदेश जो है ये 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, चीन, म्यांमार और भूटान के साथ। ठीक है ना, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश जो है 3 भारतीय राज्य के साथ भी सीमा साझा करता है, 3 भारतीय राज्य के साथ सीमा साझा करता है। तो कौन सा 3 भारतीय राज्य जिसके साथ ये सीमा साझा करता है? तो ये हो गया आपका जो है असम, नागालैंड और मणिपुर। असम, दूसरा कौन सा राज्य है? नागालैंड, और तीसरा कौन सा है? मणिपुर। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये अरुणाचल प्रदेश का, तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि इसे जो है ये पूर्ण राज्य का दर्जा जो है इसे कब मिला है? पूर्ण राज्य ये कब बना है? तो याद रखिएगा ये पूर्ण राज्य कब मिला है, बना है 20 फरवरी 1987 को। 20 फरवरी 1987 को बना है और इसकी राजधानी कहाँ है? ईटानगर। ईटानगर। इसके बाद अगर मैं बात करूँ ना अरुणाचल प्रदेश के बारे में, और अगर हम बात करें तो जो इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बन सकता है, उनके बारे में आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है इसका जो है राजकीय पुष्प कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पुष्प। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो कौन सा है? वो है वाटर लिली, वाटर लिली। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश के जो है लोकसभा सदस्यों की संख्या और राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश की बात कर रही हूँ। ठीक है ना, लोकसभा सदस्यों की संख्या। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या है वो है 25, और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 11 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना है? 11। ठीक है, और यहाँ पे जो है एक पॉइंट और याद रख लीजिएगा इसकी राजकीय पुष्प तो ये है। और अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ का जो है राजकीय पशु कौन सा है, तो याद रखिएगा कृष्णा जिंका।
राजकीय पशु। ठीक है, तो यहाँ का राजकीय पशु कौन सा है? कृष्णा, जिंका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? तो कौन से अभिलेख में हुआ है गाइस? तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका हो गया गुर्जर में, ऑप्शन बी अरागिरी में, या ऑप्शन बी ब्रह्मगिरी में, या ऑप्शन सी सारनाथ में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अशोक के नाम का उल्लेख जो है ये कौन कौन से अभिलेख में हुआ है? अशोक के नाम का उल्लेख जो है, तो एक आपका हो गया मास्की अभिलेख, मास्की अभिलेख में इसका उल्लेख किया गया। ठीक है, इसके बाद और कौन सा हो गया? मास्की अभिलेख हो गया। इसके बाद याद रखिएगा गुजरा अभिलेख और लघु शिला अभिलेख। गुजरा अभिलेख और लघु शिला अभिलेख। ठीक है, और याद रख लीजिएगा ये जो है मास्की अभिलेख जो है ये कहाँ है? तो यहाँ पे इसके बारे में आपको याद रखना है, 3 अभिलेख। मास्की अभिलेख के बारे में आपको याद रखना है कि ये जो है स्थान आपका कहाँ है? तो याद रखिएगा स्थान। ठीक है, ये स्थान कहाँ है इसका? कर्नाटक। और याद रखिएगा इसकी खोज कब हुई थी? तो याद रखिएगा इसकी खोज हुई थी 1916 में। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा इसमें जो है पहली बार जो है देवन प्रिय अशोक का नाम जो है वो एक साथ मिला था। ठीक है ना, इस अभिलेख में पहली बार देवानंद प्रिय अशोक नाम एक साथ मिला। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँगा तो याद रखिएगा ये जो है आपका गुजरा अभिलेख जो ये कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में। ठीक है ना, इसके बाद अगर मैं लघु शिला अभिलेख की बात करूँ ये कहाँ है? तो ये है आपका जो है सोगौड़ा में। ठीक है, लघु शिला अभिलेख की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि इसमें जो है लघु शिला में आपका कौन कौन सा अभिलेख आ जाता है? ये लघु टाइप का अभिलेख हो गया। तो एक जो है आपका सोगौरा अभिलेख हो गया, इसके बाद इसमें भी अशोक का नाम है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपको याद रखना है जैसे भाब्रू, इस शिलालेख में। ठीक है, भाबरू हो गया। इसके बाद याद रखिएगा निम्बरा हो गया। इसमें जो है ये जो है आपके लघु शिलाभिलेख में आता है, तो इसमें भी अशोक का नाम है। ठीक है ना, और इसमें जो है कुछ स्थानों पे मिलता ही है, ज्यादा स्थान पे यहाँ पे नहीं मिलता है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं अशोक के बारे में। तो अशोक के बारे में सबसे पहले इसका अशोक का जो है वो शासनकाल याद रखिएगा, शासनकाल। तो अशोक का शासनकाल कब से कब तक था गाइस? तो याद रखिएगा 268 से 232 ईसा पूर्व। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके समय राजधानी कहाँ थी? तो इसके समय राजधानी राजधानी थी पाटलिपुत्र। ठीक है, तो इतना पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है ना, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है ये कौन से अनुच्छेद में वर्णित है गाइस? तो अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 50 में, अनुच्छेद 21 में, या फिर अनुच्छेद 14 में। तो अनुच्छेद 50 में है। ठीक है, और अनुच्छेद 50 जो है ये आपका किसके अंतर्गत आता है? इसमें न्यायपालिका और जो है कार्यपालिका की स्वतंत्रता की बात की गई है, अलग अलग उसका पृथक्करण रखने के लिए जो इसमें कहा गया है। और ये जो है आपके किसके अंतर्गत आता है? राज्य के नीति निदेशक, नीति निदेशक
तत्व के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है आपका किस आर्टिकल से 12 से लेकर 35, सॉरी 36 से लेकर 51 तक, 12 से 35 मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 36 से 51 तक, ठीक है। 36 से 51 तक जो है ये आपका राज्य की नीति निर्देशक तत्व है। और राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है ये कौन से संविधान से प्रेरित है, तो आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अनुच्छेद आपका 32, इसमें अनुच्छेद 32 में क्या है, तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके बाद अगर मैं बात करूं अनुच्छेद आपका जो है कौन सा हो गया, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 में जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ लास्ट कौन सा बचता है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 में जो है ये समानता का अधिकार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग है। तो कृषि आधारित उद्योग कौन सा है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लोहा और इस्पात, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी कोयला, या फिर ऑप्शन डी चीनी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर मैं लोहा और इस्पात की अगर मैं बात करूँ, ये खनिज आधारित उद्योग है, ठीक है ना, खनिज आधारित। इसके बाद अगर मैं बात करूं एल्युमिनियम, ये भी आपका खनिज आधारित है। एल्युमिनियम आपका बॉक्साइट से प्राप्त होता है, लोहा आपका मैग्नेटाइट से प्राप्त होता है। कोयला अगर मैं बात करूं, ये खनिज आधारित भी नहीं है और कृषि आधारित भी नहीं, ये ऊर्जा स्रोत है, ठीक है ना। इसके बाद चीनी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चीनी जो है गाइस देखिएगा ये एक कृषि आधारित उद्योग है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है भारत जो है, याद रखिएगा ये भारत जो है विश्व उत्पादन में जो है दूसरे नंबर पे, ठीक है ना। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक है, ठीक है ना। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है, ठीक है ना। चीनी उत्पादक देश है, ठीक है। पहले नंबर पे कौन आ जाता है, तो पहले नंबर पे ब्राजील आ जाता है। पहले स्थान पे कौन आता है, आपका पहले स्थान पे आता है ब्राजील चीनी उत्पादन में, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा पहला हो गया। इसका दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि भारत का जो है चीनी उत्पादक राज्य कौन कौन सा है, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा ये भारत के जो है उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में चीनी का ये एक कच्चा माल है, तो चीनी का उत्पादन होता है। गन्ना, चीनी, गुड़, ये सब का सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में ही होता है, ठीक है। इसके बाद जो है दूसरे नंबर पे चीनी उत्पादन में जो भारत का कौन सा राज्य आता है, महाराष्ट्र में होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो कर्नाटक में होता है। और चौथे नंबर पे जो है ये आपको कौन सा राज्य आता है, चौथे नंबर पे बिहार आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय कौन था। तो पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाला जो है सिद्धार्थ मुखर्जी, गोविंद बिहारी लाल, झुम्पा लाहिरी, या फिर गीता आनंद। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोविंद बिहारी लाल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ गाइस, तो यहाँ पे मैं गोविंद बिहारी लाल जी के बारे में बात करूंगी, तो याद रखिएगा ये जो है पहले भारतीय थे जिन्हें जो है ये पुरस्कार मिला था। और याद रखिएगा ये गोविंद बिहारी लाल को जो है याद रखिएगा ये जो है 1937 में मिला था ये पुरस्कार, 1937 में मिला था। वहीं अगर मैं पुलित्जर पुरस्कार की अगर मैं बात करूँ, तो इस पुरस्कार की जो है शुरुआत कब हुई थी, शुरुआत
ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, पुलित्जर पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 1917 में हुई थी, 1917 में हुई थी, ठीक है ना। और इसके जो है पुलित्जर पुरस्कार के जो है संस्थापक कौन है, ठीक है। तो ये संस्थापक है जोसेफ पुलित्जर, जोसेफ जोसेफ पुलित्जर, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा इसमें जो है कुल कितनी श्रेणियां हैं, तो याद रखिएगा कुल 21 श्रेणियां हैं, ठीक है ना। कुल कितनी श्रेणियां हैं, कुल 21 श्रेणियां हैं, ठीक है। और ये जो है आपकी दूसरा नाम याद रखिएगा, जो है पहली भारतीय महिला जो है पुलित्जर पुरस्कार विजेता, वो है झुम्पा लाहिरी। इसके बारे में याद रखिएगा कि ये जो है भारतीय महिला पहली भारतीय महिला पुलित्जर पुरस्कार विजेता है, ठीक है। और इन्हें जो है कब मिला था पुलित्जर पुरस्कार गैस, तो याद रखिएगा ये जो है झुम्पा लाहिरी को, तो इन्हें पुलित्जर पुरस्कार मिला था 2000 में, ठीक है ना, 2000 में। और इनको किसके लिए मिला था, तो उस बुक का नाम क्या था गैस, तो याद रखिएगा इनको मिला था इसके लिए इंटरप्रेटर ऑफ मालडीज के लिए, इंटरप्रेटर मालडीज, ठीक है। और जो है गोविंद बिहारी लाल के बारे में याद रखिएगा कि इनको मिला था कौन से क्षेत्र में, तो इन्हें विज्ञान के क्षेत्र में मिला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को शासन का अधिकार स्थानांतरित किया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, भारत सरकार अधिनियम 1858 या फिर चार्टर एक्ट 1833। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है भारत सरकार अधिनियम 1858। इसके तहत जो है ये ब्रिटिश क्राउन को ये जो है शासन का अधिकार मिल गया था ईस्ट इंडिया कंपनी से ये। और सबसे बड़ा इसका वजह था, इसका सबसे बड़ा रीजन था कौन सा, 1857 की क्रांति की वजह से। 1857 की क्रांति की वजह से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया था, ठीक है ना। इसमें अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा 1858 का जो अधिनियम था इसके अंतर्गत क्या क्या हुआ, तो इसके अंतर्गत जो है ये मैं तो आपको बता ही दी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और इसके शासन अधीन आ गया ब्रिटिश क्राउन के। इसके बाद जो है भारत सचिव की नियुक्ति इसी अधिनियम के तहत हुई थी, भारत सचिव की नियुक्ति, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ये जो है गवर्नर जनरल को वायसराय जो कहा जाने लगा था इसी अधिनियम के बाद, ठीक है ना। इसी अधिनियम के बाद जो है गवर्नर गवर्नर जनरल से क्या हो गया था, वायसराय, ठीक है। ये याद रखिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा 1784, इसके अंतर्गत क्या हुआ था, इसके अंतर्गत जो है याद रखिएगा ये जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई थी और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है ये दो चीज अलग हुआ था, यानी कि इसके अंतर्गत जो है कंपनी की राजनीतिक और व्यापारिक कार्य को अलग किया गया था, ठीक है ना, 1784 के। तो याद रखिएगा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग किया गया, अलग किया गया, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिसमें बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया था, ठीक है ना। बंगाल के गवर्नर को क्या बना था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बंगाल का गवर्नर क्या बन गया था, बंगाल का गवर्नर बंगाल का गवर्नर बन गया था गवर्नर जनरल इसी अधिनियम के तहत, ठीक है। और एक और कौन बच जाता है guys? एक और आपका बच जाता है आपका 1833 का एक्ट। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार जो है
पूरी तरीके से समाप्त हो गया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसके तहत जो है इसके तहत क्या हो गया था, इसके तहत जो है भारत का ये बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। बंगाल बंगाल का गवर्नर जनरल क्या कहा जाने लगा, भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि डीडीटी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो डीडीटी की खोज पेनिसिलिन ने की थी, पॉल मुलर ने की थी, रॉबर्ट कोच ने की थी, या फिर कैमली गुइरिन ने की थी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डीडीटी की खोज जो है ये किसने की थी गाइस। तो इसकी खोज जो है आपके ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पॉल मुलर ने की थी, ठीक है ना। और इन्होंने जो है कब खोज की थी, तो याद रखिएगा इन्होंने की थी 1874 में खोज की थी। और याद रखिएगा ये जो है इन्होंने क्या किया था, कीटनाशक गुणों की पहचान की थी। कीटनाशक गुणों की पहचान की थी। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीडीटी का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइफ्लोरोइथेन फ्लोरो एथेन, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गैस, तो याद रखिएगा पॉल मुलर के बारे में यहाँ पे जो है ये करेक्ट कर लीजिएगा, ये जो 1874 है यहाँ ये नहीं होगा, ठीक है ना। 1874 इन्होंने जो है इसकी डीडीटी जो है इसकी खोज कब की थी, तो ये इसकी खोज होगी गाइस, याद रखिएगा। इसकी खोज इन्होंने 1939 में की थी, ठीक है ना। और जो है 1874 में जो लिखाई थी, 1874 में सबसे पहले खोज हुआ था, ठीक है, जिसमें ये जो है याद रखिएगा रासायनिक संश्लेषण सबसे पहले हुआ, याद रखिएगा। ये खोज नहीं हुआ था लेकिन रासायनिक संश्लेषण सबसे पहले कब हुआ था, सबसे पहले जो है यही आपका 1874 में हुआ था। और इसका संश्लेषण किसने किया था, इसका संश्लेषण जो है वो जिंडलर ने किया था, ठीक है ना, जिंडलर ने, ठीक है। तो अगर खोज पूछेगा तो ये, और रासायनिक संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था, तो इनमें जो है इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है कीटनाशक गुणों की पहचान नहीं की थी, ठीक है। और याद रखिएगा इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये तपेदिक के कीटाणु की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट कोच ने की थी। ये याद रखिएगा तपेदिक के कीटाणु की खोज की थी, ठीक है ना। और इनके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1905 में। तो रॉबर्ट कोच का बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक ने मराठा अखबार किस भाषा में लिखा था। तो बाल गंगाधर तिलक ने जो है मराठा अखबार को मराठी में लिखा था, या फिर जो है हिंदी, अंग्रेजी, या फिर बंगाली में। तो सबसे पहले आप बस इतना याद रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक ने जो है दो अखबार लिखा था, ठीक है ना। एक कौन था, एक था आपका केसरी केसरी अखबार था, और दूसरा कौन था, दूसरा था मराठा, ठीक है। दूसरा मराठा, जो कि केसरी आपका कौन से भाषा में था, केसरी आपका जो है मराठी भाषा में था, मराठी भाषा में था। और जो है मराठा जो है ये आपका कौन से भाषा में था, ये आपका अंग्रेजी भाषा में था, अंग्रेजी भाषा में। तो इनका दो अखबार याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा इनको एक कौन सी उपाधि मिली थी, तो इन्हें कौन से नाम से जानते थे, तो इन्हें लोकमान्य के नाम से जानते थे, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा इस इनके बारे में याद रखिएगा कि इन्हें जो है 1908 में
1908 में जो है कौन से जेल में ये गए थे, देशद्रोह के आरोप में गए थे, मांडले जेल में गए थे, मांडले जेल, मांडले जेल भेजे गए, ये पूछा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद याद रखिएगा 1916 में जो है इन्होंने क्या किया था, होम रूल लीग की स्थापना की थी एनी बेसेंट के साथ, होम रूल लीग, होम रूल लीग की, होम रूल लीग की स्थापना की थी एनी बेसेंट के साथ, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा ये जो है बाल गंगाधर तिलक एक गरम दल के नेता थे, ये गरम दल के नेता थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्न भूपटल भंडारण से किस प्रकार की चट्टान संरचना सबसे अधिक जुड़ी हुई है। तो निम्न भूपटल भंडारण से जो है अवसादी चट्टान, ज्वालामुखी निष्कर्ष, चूना पत्थर संरचनाएं, या फिर जो है आपेक्ष और कायांती चट्टानें। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है किस प्रकार की चट्टानें, तो अवसादी चट्टान, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये चट्टान जो है याद रखिएगा पृथ्वी की सतह पर जो है याद रखिएगा रेत, मिट्टी, जीवाश्म और जो है खनिजों के जो है ये जमाव से बनती है, ठीक है ना। ये चट्टान जो है अवसादी चट्टान जो है ये कैसे बनती है, तो याद रखिएगा ये पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर मिट्टी, जीवाश्म और याद रखिएगा खनिजों के जमाव से बनती है, खनिजों के जमाव, खनिजों के जमाव से बनती है, ठीक है। तो इतना पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो लाया जाता है ये नदी और झील के द्वारा ये लाया जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। तो अल्पना जो है ये किसकी है गाइस, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूं तो अल्पना हो गया, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो और कौन कौन सा हो गया पश्चिम बंगाल का जो है कौन सी लोक कला शैली है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है झूमर, ये पश्चिम बंगाल की लोक कला शैली है। इसके बाद याद रखिएगा ये जो है पारखरी, ठीक है। और इसके बाद याद रखिएगा और कौन सा है नक्काशी जो है कला। तो झूमर के बारे में अगर हम बात करें guys, तो याद रखिएगा ये संगीत और जो है लोक नृत्य शैली है। और पार खड़ी जो है याद रखिएगा ये लकड़ी की जो है जो खड़ी जो है खड़ी की जो है मूर्ति कला होती है। और नक्काशी कला जो है ये लकड़ी या फिर मिट्टी या फिर जो है ये धातु पर बनाई जाने वाली कला को नक्काशी कला कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या था। तो अविकसित अर्थव्यवस्था का वे देश जिनमें प्रति व्यक्ति वास्तविक आय संतुलित है, या फिर वे देश जिनमें अधिक गरीबी देखी जाती है, या फिर वे देश जहां प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कम है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका जो है वो व्यक्ति जहां पे जो है आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वे देश जहां प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कम है, ठीक है ना। इसके अलावा जहाँ पे औद्योगिक विकास सीमित है वो भी आपका जो है अविकसित अर्थव्यवस्था होता है, ठीक है ना। बेरोजगारी और गरीबी अधिक होती है वहां पे भी। तो अगर अविकसित अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे आपको याद रखना है बेरोजगारी और गरीबी भी अर्थव्यवस्था, अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, बेरोजगारी और गरीबी अधिक, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा रीजन कौन सा है, दूसरा है औद्योगिक विकास सीमित होता है यहाँ, औद्योगिक विकास सीमित होता है, ठीक है। और प्रति व्यक्ति आय भी बहुत कम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना स्थापना हुआ था 1900 आपका जो है स्थापना। तो स्थापना कब हुई थी? 1952 में स्थापना हुई थी। ठीक है ना। और इसकी अंतिम बैठक कब हुई थी? याद रखिएगा, अंतिम बैठक, क्योंकि इसके खत्म होने के बाद जो है आपका नीति आयोग आ गया था। इसका अंतिम बैठक होता है कब हुआ था? 27 दिसंबर को हुआ था, 27 दिसंबर 2012 को। इसी बाद जो है राष्ट्रीय विकास परिषद जो है ये समाप्त हो गया। और इसके बाद आपका आया कौन सा? नीति आयोग। नीति आयोग आया। ठीक है। और नीति आयोग की अगर मैं बात करूँ, स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को। ठीक है। तो गाइस आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। यहाँ से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव था तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।